हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में इंक्लूड किया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और अपना स्कोर को नीचे हॉनेस्टी पूर्वक कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि खुद को नायाब खुदा कहने वाला सुल्तान कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलबन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हकाकाबो रजी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। लगभग में मैं आपको बताता हूँ कि 8881 हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी दे दे। ठीक है, इतना जो कि मीटर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच नहीं करता। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक कीजिएगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि माउंट सेंट हेलेना द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट माउंट हेलेना द्वीप जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। अगला क्वेश्चन में क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स कि यहूदी धर्म से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स यहूदी धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, तालमुद। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा। देखिए, यहूदी जो धर्म ग्रंथ है इसका नाम तनक है। ठीक है, तनक जो कि इब्रानी भाषा में लिखा जाता है, तनक। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इब्रानी क्या है। तो इब्रानी जो होता है यहूदियों की राज्य भाषा, जिसको इब्रानी, जिसको हिब्रू भी कहा जाता है, हिब्रू। ठीक है, और इसे कभी कभी यानी फ्रेंड्स तालमुद जो है, तालमुद को एक और नाम से जाना जाता है तोरा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, तोरा। तो आई होप कि आपको पता होगा तोरा, लेकिन तालमुद आप शायद पहली बार सुन रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जिंद अवस्था किसका है। तो जिंद अवस्था पारसियों का जो कि धार्मिक ग्रंथ होता है, ये आप भी याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर के संदर्भ में, ठीक है, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में GUI का जो रूप होता है, ये पूर्ण रूप इसका क्या होता है, GUI। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर ने की थी। मैं आपको बता दूं कि जो वीडी सावरकर थे, इन्होंने 1899 में देशभक्तों का मेला नामक एक दल का गठन किया था, जबकि फ्रेंड्स 1900 ईस्वी में इन्होंने मित्र मेला नामक एक संगठन बनाया था, जो कि बाद में क्या हुआ था कि कुछ वर्षों के बाद ये जो संगठन था, इसी को अभिनव भारत सोसाइटी के रूप में बदल दिया गया था, इसी के नाम से जाना जाने लगा था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चंस गलत लगे तो उसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन करके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको पिन कर दूं। जो भी देखेंगे, जो उनको लगता है कि गलत है, तो मैं उसको पिन कर दूंगा, ताकि आपका कमेंट सबसे ऊपर हो और सभी लोग को देख सके। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप बाकी लोगों को भी हेल्प कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कौन सा कथन राइट आंसर है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आधुनिक भारत का पितामह के नाम से भी कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि इन्हें राजा की उपाधि बहादुर शाह द्वितीय ने दी थी। क्या ये पॉइंट्स सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी, बहादुर शाह द्वितीय ने नहीं दी थी। तो ये कह सकते हैं कि केवल और केवल एक यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी फ्रेंड्स ABC को आप देखिए क्या यहाँ पे जो मिलान किया गया वो किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसी के संबंध में रॉबर्ट क्लाइव का संबंध था।
सेकंड बात करें बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये इस भी आप याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध 1764 में पूछा जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स विंसीटाट ये कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय ये बंगाल का गवर्नर था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल का गवर्नर था विंसीटाट, इसलिए इसका संबंध भी यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट होता है। और थर्ड में बात करें कि बंगाल का अकाल जो 1770 में पड़ा था, यहाँ पे इसका कार्टियर ये संबंध किससे है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उस समय जब 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था, उस समय बंगाल का गवर्नर यही था कार्टियर। तो ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 1 2 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 2 3 सही तरीके से मैच किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो बताइए फ्रेंड्स कि जफरनामा किसने लिखा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको पता है कि ये सिखों के सबसे अंतिम गुरु थे, यानी कि 10वें गुरु थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि कुल सिख 10 गुरु थे, और उनके अगर कालक्रम के अनुसार यहाँ पे बात करें तो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया भी है, आपने नहीं देखा तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि सिखों के गुरु के नाम, तो आपको जरूर वीडियो इस मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर बात करें फ्रेंड्स, देखिए जो अमरदास थे वो कौन थे, तो अमरदास तीसरे गुरु थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और रामदास तो मैंने आपको किस तरह से याद कराया था कि रामायण में जो राम थे वो 4 भाइयों में से एक थे, यानी कि ये चौथे गुरु हैं। अर्जुन के बारे में आपको क्या बताया था कि 5 पांडवों में अर्जुन, 5 पांडव में अर्जुन थे, यानी कि 5वें गुरु अर्जुन हो गए। उसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे तेग बहादुर, तो तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह के ये पिता थे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस बन रहा है डी, वो काफ़ी अच्छे तरीके से 3 4 5 9 क्रम के अनुसार बन रहा है, इसलिए ऑप्शंस डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जो थे वो चंद्रमा पर जब उतरे थे वो तिथि क्या थी, यानी फ्रेंड्स वो कब चंद्रमा पर उतरे थे, ये आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 जुलाई 1969 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है, असत्य हमें बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। क्या ये सही है फ्रेंड्स? देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो रक्त समूह ओ होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है, लेकिन फ्रेंड्स ये डोनर होता है जिसको हम लोग डोनर कहते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है ये किसी को भी दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से सकता है। तो ये कह सकते हैं कि पहला पॉइंट गलत है। तो ग्रुप ओ को, ओ वाले व्यक्ति को डोनर कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ये ब्लड ग्रुप होता है ये इस ब्लड ग्रुप को ही डोनर कहा जाता है। जैसे कि यूनिवर्सल जो रिसेप्टर होता है और यूनिवर्सल डोनर होता है, तो यही है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या बनता है फ्रेंड्स कि इसके ब्लड में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। ये बिल्कुल करेक्ट है और इसी कारण से होता है कि जो कि ये डोनर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि कौन सा कथन जो कि असत्य था, ऑप्शन ए गलत था। तो राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य निम्न में से क्या था। जो बटलर कमेटी था 1927 का, इसका उद्देश्य क्या था। इसका सीधा सा मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स भारत सरकार का देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था 1927 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय सेना का भारतीयकरण करने के लिए कौन सी समिति गठन की गई थी, तो सैंड हर्ट्स समिति गठन की गई थी 1925 ईस्वी में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें शिक्षा पर विकास के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स शिक्षा के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हंटर आयोग 1882 ईस्वी में, और साथ ही साथ सार्जेंट आयोग 1944 में, उसका भी संबंध शिक्षा के विकास से था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे देखें बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु, तो वो आप याद रखिएगा सप्रू समिति जो कि 1934 ईस्वी में गठन की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो मैंने पिक करके रखा वो इंपॉर्टेंट ही था, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है,
सी यानी कि 124। 124 के 4 के में अगर बात करूं, 124 के 4 में ये कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से केवल संसद ही हटा सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 124। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में विद्वानों के द्वारा दी गई मत का कौन सा मिलान सही है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा मिलान सही होगा। यहाँ पे किसके बारे में बात करना है, तो आर्यों के मूल निवास के स्थान के संबंध में अलग अलग जो प्रोफेसर थे, अलग अलग जो विद्वान थे, उन्होंने अपनी अपनी बात कही थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर मैक्स मुलर जो थे, इन्होंने कहा था कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। गार्डन चाइल्ड जो थे फिर इन्होंने कहा था दक्षिण रूस है, ये भी करेक्ट है। बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल थे और इन्होंने बताया था कि उत्तरी ध्रुव है, ये भी करेक्ट है। और दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि इनका जो स्थान है वो तिब्बत है, यानी कि मूल स्थान जो है, निवास स्थान है वो तिब्बत था। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो भी पॉइंट्स कहा गया वो बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक कीजिएगा। 1 2 3 4 सभी के सभी सही है। और अक्सर पूछा जाता है कि मध्य एशिया, याद रखेगा, जो माना गया सर्वाधिक, इसमें अलग अलग जो भी विद्वान अपने अपने विचार को रखे थे, इनमें सबसे जो मान्यता मिली है वो मिली है प्रोफेसर मैक्स मुलर की। इसलिए माना जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो कि मध्य एशिया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। भारत में पवन ऊर्जा का विकास स्टार्ट हुआ था 1990 के दशक में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, किस शासक को प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता था। तो बताएं फ्रेंड्स कि किस शासक को प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता था। सॉरी। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ठीक है, पुलुमावी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये किसका पुत्र था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का ये पुत्र था और सबसे पहला आंध्र सम्राट होने का गौरव इसी को प्राप्त है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स कि कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी, न कि आंध्र सम्राट। तो ये कंफ्यूजन कर सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्रा और सुरती निम्न में से किसकी नस्ल है। अब तो नस्ल वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए कि कोई भी अगर प्रश्न आए तो डेफिनेटली आप 100% मैं श्योर हूँ कि आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने हमारे इस वीडियो को देखा है तो, अगर आपने नहीं देखा, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी वो वीडियो जिसमें मैंने 2 पार्ट में आपको क्लियर कराए थे, जो कि प्रमुख पशु के नस्ल के बारे में, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल अगर बात करें फ्रेंड्स मुर्रा और सुरती किसकी नस्ल है, तो डेफिनेटली आपने गेस किया होगा भैंस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार के रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्ष रूप में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता के रूप में संपन्न किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में। तो जैसा कि हम जानते हैं बिहार में एक तो हुआ था 1912 में 27वां अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बांकीपुर में हुआ था। सेकंड अगर बात करें यहाँ पे 1922 में हुआ था, ये गया में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड रामगढ़ के बारे में बात की जाए तो ये हुआ था 53वां 1940 में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वर्तमान में अगर रामगढ़ के बारे में बात करें तो ये झारखंड में पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। तो यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा और हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़े हैं, यानी कि ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर बात करें होम रूल के साथ बीजी तिलक जुड़े हुए हैं, यानी कि बी का फर्स्ट के साथ। तो पहले देखते हैं कि बी का फर्स्ट यहाँ पे है और ए का 3 यहाँ पे है। तो कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी को आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। जो अल हिलाल समाचार पत्र, इसकी स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद। मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का साप्ताहिक उर्दू भाषा का जो कि समाचार पत्र था, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्टिंग किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है, तो थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो डेफिनेटली इसको कर सकते हो। अदरवाइज इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक बनाया है अपने इस चैनल पे, तो आप देखिए मेरे ट्रिक वाली वीडियो को ज़रूर देखा करो, क्योंकि मैं ट्रिक वही यूज़ करता हूँ जहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी मैं ट्रिक वाली वीडियो बना रखा हूँ आप उनको एक बार ज़रूर देख लिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो देखिए यहाँ पे ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ना ही 1 और ना ही 2।
क्योंकि लाइफ डिवाइन जो लेखक है वो अरविंद घोष है और डिवाइन लाइफ के जो लेखक है वो स्वामी शिवानंद है। तो दोनों उल्टा लिखा गया था, इसलिए राइट आंसर डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हुई, एक बार आप जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो भारत में सर्विस टैक्स जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1994-95 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी फ्रेंड्स मायोसिस जो होता है वो किस में होता है। इसका सीधा संबंध होगा ऑप्शन नंबर बी से, यानी कि सभी जनन कोशिकाओं में, जर्म सेल्स में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वायरस में पाया जाता है, जो वायरस होता है इसमें पाया जाता है। तो वायरस किसका किसका मिश्रण से बनता है, आप ये कह सकते हैं, यानी फिर किसका किसका संयोग होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर के बनता है वायरस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख कहाँ पे किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51 है। और आर्टिकल 51 है तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट क्या बनता है कि गुरुप्रिया ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो गुरुप्रिया ब्रिज का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उड़ीसा से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स बी बिल्कुल करेक्ट होगा, उड़ीसा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा मिलान सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में, क्या ये सही है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में ही पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि गहरे समुद्र पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। गहरे समुद्र पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो जीवाश्म होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत ही गहराई में मिल सकता है। कौन सा शैवाल है जो कि समुद्र की पानी में बहुत ही अधिक गहराई में मिल सकता है। तो सीधा संबंध होगा ऑप्शन नंबर ए से, लाल शैवाल का, जो लाल शैवाल मिलते हैं वो समुद्र के बहुत नीचे गहराई में भी मिल सकती हैं। ऑप्शन ए का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कौन सा कर जो इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और 3, यानी कह सकते हैं डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गुड्स एंड जो सर्विस टैक्स था जिसको जीएसटी कहते हैं, ये क्या था कि सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष कर जैसे फ्रेंड्स बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, इन सभी को समाप्त कर दिया गया था। और इससे फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष कर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 317 के तहत फ्रेंड्स, अनुच्छेद 317 के तहत ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जो होंगे इनके सदस्य को हटा सकते हैं। और आर्टिकल में आपको जो बताया 317, तो 317 के कौन से खंड में, तो ये भी आप याद रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड खंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो वित्त आयोग के संबंध में यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि यह भारतीय वित्त प्रणाली को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है 280 आर्टिकल के तहत, ये भी करेक्ट था, तो मैंने आपको बता ही दिया। और फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। यही पॉइंट यहाँ पे गलत है फ्रेंड्स, इसमें 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। तो कह सकते हैं कि डी हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत किया गया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान जो दी जाती है वो वित्त आयोग के सिफारिश पर दी जाती है, इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा। शून्य में यानी फ्रेंड्स निर्वात में बात की जा रही है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु होगी उसमें कोई किसी भी प्रकार का जो त्वरण होता है वो बिल्कुल समान होता है, अलग अलग कुछ भी नहीं होता, समान त्वरण होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है
अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है। तो गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम एनीलिंग कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला शब्द HTML का पूरा नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में रिपीट हो चुका है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शिष्ट शब्द का अर्थ बताइए। शिष्ट शब्द का क्या अर्थ था? प्राचीन काल में जो शिष्ट होता था इसका अर्थ क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमि कर से। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये शिष्ट जो शब्द यूज़ किया जाता था वो विजयनगर साम्राज्य में आय के प्रमुख जो स्रोत था उसी के साधन के लिए भूमि कर जो लगाया जाता था उसमें इसका यूज़ किया जाता था शिष्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलुमार पर्वत चोटी जो है वो उच्चतम बिंदु है। कलुमार पर्वत चोटी किसकी उच्चतम बिंदु है? तो विंध्य की। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रेडक्लिफ समिति को क्यों नियुक्त किया गया था। जो रेडक्लिफ समिति थी इसका जो स्टार्टिंग यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसको जो बनाया गया था, नियुक्त किया गया था, किस लिए किया गया था? तो रेडक्लिफ किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के परिसीमन के लिए, ठीक है, निर्धारित करने के लिए इसको बनाया गया था। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था। तो जिस तरह से महात्मा गांधी ने गुजरात में जो स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, उसी तरह से तंजौर तट पर राजा राम मोहन राय ने भी किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में खालिस्तान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो सिंपल सी बात ये पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का लोक नृत्य है। तो बताइए फ्रेंड्स कि राजस्थान का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पनिहारी। ठीक है, पनिहारी, झूमर, घपाल, नेजा और गणगौर जो थी इन सभी यहाँ की है यानी कि राजस्थान की है। बाकी को भी देख लेते हैं, जैसे फ्रेंड्स कुर्गा। तो कुर्गा कहाँ का है? कर्नाटक का। कुद कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। बोहदा की अगर बात करें तो बोहदा, लावणी आपने पता होगा, तमाशा देख जानते हैं, वो होता है फ्रेंड महाराष्ट्र का। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट क्लाइव फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो कि वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जब लगा था 1773 में, उस वक्त फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिंग ही थे। तो सेकंड पॉइंट तो करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हम बी को टिक करेंगे, केवल 2। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अभयारण्य केरल के थेकड़ी में स्थित है, जो कि प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि जैव विविधता के साथ प्रकृति की सौगात का आदर्श उदाहरण है। बहुत अच्छी लाइन कही गई है और ये जो बात कही गई है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट देखिए क्या, इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था। इल्बर्ट विल विवाद का जो संबंध था इसका सीधा मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी से, यानी फ्रेंड्स यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई योग्यता को हटाना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इल्बर्ट बिल जो विवाद है ये किससे संबंधित था, यानी फ्रेंड्स ये इसका संबंध किस गवर्नर जनरल से, सॉरी लॉर्ड भी कह सकते हैं, गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, यानी किसके शासनकाल से संबंधित था। तो लॉर्ड रिपन, आप ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि ई ब्रिज। ठीक है फ्रेंड्स, ई ब्रिज जो प्रोग्राम है ये किस कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। ई ब्रिज प्रोग्राम की स्टार्टिंग जो की गई है इन्फोसिस के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, नीचे कमेंट करके बताएगा कि इन्फोसिस की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खालिस्तान में स्थित विजयनगर फतेहपुर सीकरी मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स कि जो फतेहपुर सीकरी है वो कहाँ पे है, तो आगरा में पड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 स्पष्ट रूप से क्या परिभाषित करता है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों का क्षेत्राधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है जो कि मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये कहाँ पे है, तो ये पड़ता है चेन्नई में। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देखिए फोर्ट विलियम की अगर बात करें तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में पड़ता है। 1781 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इसको मैं लिखते चलता हूँ ताकि आप इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर बात करें फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसकी स्थापना फ्रेंड्स फ्रांसिस डे ने की थी 1644 में। और यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्ट सेंट डेविड, इसकी स्थापना भी की गई थी फ्रेंड्स अंग्रेजों के द्वारा, जो कि मद्रास में, और 1617 में की गई थी, 1670 में। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्ट सेंट एंजिलो, तो ये फ्रेंड्स की गई थी पुर्तगालीज के द्वारा 1525 में। अगर फ्रेंड्स इनमें से पूछता कि सबसे पुराना कौन सा, सबसे पहला किला कौन सा है, तो वो हम टिक कर सकते थे यहाँ पे फोर्ट सेंट एंजिलो को। लेकिन यहाँ पे पूछा अंग्रेजों के द्वारा, ये तो पुर्तगाली के द्वारा बनाया गया था ना, अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पे जो होगा देख सकते हैं कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1644 करेक्ट होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इसलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि कथन यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी। क्या ये सही है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, यहाँ पे भारतीय की बात नहीं की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉइंट गलत है, क्योंकि पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो फिर एनी बेसेंट थी। अगर कुछ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कह सकते थे सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये पॉइंट तो गलत है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, केवल और केवल 2, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल के इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में ही ऑलरेडी करा चुका हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर होगा आयात और निर्यात के बीच का अंतर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो बताइए फ्रेंड्स कि कर्नाटक का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाय लाटा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप दे दिया। ये बात कही गई थी कुपलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर थॉमस रो। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसके शासनकाल के दौरान आए हुए थे, कह सकते हैं कि जहांगीर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि थ्रोम्बोसिस निम्नलिखित में से क्या। थ्रोम्बोसिस अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्त को सामान्य रूप से बहने से जो रोकना, यानी कि ब्लड हमारे बॉडी में कहीं भी जम जाता है, जो कि अगर वो क्या करते हैं कि पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट नहीं होने देता, उस स्थिति को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोनले सैप नामक जो झील है ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। टोनले सैप नामक झील जो है वो किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी, यानी कि कंबोडिया। मैं आपको बता दूं कि टोनले सैप नामक जो झील है वो पश्चिमी कंबोडिया में स्थित है और ये जो झील है फ्रेंड्स दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, एक याद रख सकते हैं क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि इस्कुच कुल झील कहाँ है, इशुक कुल झील। ठीक है, इशुक कुल झील कहाँ पे, तो किर्गिस्तान में पड़ता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे किसके साथ, तो एक तो राज्य हो गया और एक राज्य के साथ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैच करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि प्रगोत, और ये प्रगोत कहाँ का राजा था,
तो ये जो राजा था वो अवंती का था, यानी फ्रेंड्स प्रघोत का संबंध 3 से होगा अवंती से, ठीक है। उस तरह से बात करें अजातशत्रु, तो अजातशत्रु का संबंध मगध से था। तो देखिए डी का फर्स्ट कहाँ पे मिल रहा है, डी का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, और ए का 3 के साथ, तो ए का 3 के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो राइट आंसर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बाकी को भी आप याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रसेनजीत जो था वो कौशल से संबंधित था, यानी कि सी का 4 होगा, और उदयन जो था फ्रेंड्स वध से, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विटामिन ए के कारण तो रतौंधी होता ही होता है, और उसके साथ ही एक और होता है जीरोपैथेल्मिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये है क्या। देखिए फिर जीरोपैथेल्मिया में आपको बता दूं क्या होता है। इसकी कमी से क्या होता है कि कॉर्निया, जो आँख की कॉर्निया होती है, और कंजंक्टिवा जो होता है वो सूख कर सूज जाता है, सूख जाता है, और उसके बाद ये सूज जाता है, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं जीरोपैथेल्मिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यानी कि फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि कहाँ पे खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य में ये पाया गया है कि जो नंद के राजा थे उनके आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे, तो कलिंग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यहाँ पर 262 लिखा गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रीमीज या फिर जेंडरमीज कहा गया। तो जेंडरमीज या फिर अग्रीमीज के नाम से किसे जाना गया, तो राइट आंसर होगा घनानंद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। और हमें विचार किसके बारे में करना है, तो उपयुक्त राज्यों में से किसमें या फिर किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सीधा सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 1 और 3 आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स से है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। यानी कि हो गया था, होगा नहीं, हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित हो गया है। इसका राइट आंसर है, जो कि ये जनवरी 2020 में ही कंप्लीट किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछ ले कि 2021 में जो 108वां होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो आप याद रखिएगा कि पुणे में किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था, यानी कि जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था। और ये फ्रेंड्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर है अगस्त बीजमैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिन्होंने 1892 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि लिंग सहलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे, इंग्लिश में जिसको कहते हैं जेंडर लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मॉर्गन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट्स क्या करें कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण निर्धारित होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पे डिपेंड होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कि निम्नलिखित का मिलान करें, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 जो दिया गया कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला अगर बात करें माल्टोज, तो माल्टोज का सीधा संबंध है कि शर्करा को ही ग्लूकोज में तोड़ता है, यानी कि ए का सी होना चाहिए। फर्स्ट का सी कहाँ पे, या तो ये होगा या फिर ये होगा। आगे भी बढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एमाइलेज के बारे में बात करें, तो ये क्या करता है, स्टार्च को पचाता है और इसे माल्टोज यानी कि डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि 2 का डी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो अब कट गया, यही होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, अपने फैमिली को ग्रो करने में मदद करो। फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। तो ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर रिगेल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो रिगेल तारामंडल है, इस तारा की जो चमक है हमारे सूर्य से 17,000 गुना ज़्यादा अधिक है। तो एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा सूर्य का चमक होता है, इससे जो रिगेल तारा का जो चमक है 17,000 गुना ज़्यादा है। अब आप सोचते रहना कि इसमें मैंने आपको क्या बताया। अगला पॉइंट देखिए क्या है, निजता का अधिकार होता है। निजता का अधिकार जो है इसका सीधा संबंध है ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि 19 अनुच्छेद 21 से, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, निजता का अधिकार। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि उस तत्व को पहचानें जो भूपर पट्टी में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है।
तो दूसरा सबसे अधिक मात्रा में कौन उपलब्ध है? सबसे अधिक तो हमारा होता है ऑक्सीजन, जिसकी अगर मात्रा में बात करें तो 46.60% होता है। अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो होता है सिलिकॉन। ठीक है फ्रेंड्स, सिलिकॉन की जो मात्रा होती है 27.72%, जिसको मैं लिख देता हूँ 27.72% होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, लगभग होता है, कभी कभी इससे कम बेसी देता रहता है, लेकिन 27 आपको याद रखना है। ठीक है, अगर थर्ड नंबर भी पूछ ले तो थर्ड नंबर एल्युमिनियम होता है, जिसकी मात्रा 8.13 होता है। उस तरह से फोर्थ नंबर पे लोहा होता है, जो कि 5%। तो ये फोर्थ नंबर तक तो आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या करें कि भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में पहचानिए या फिर सबसे प्रारंभ से शुरुआत करते हुए। चलिए देखते हैं कौन क्या होगा करेक्ट आंसर। सबसे पहला अगर देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी जो ये कब हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा, लाहौर की संधि अगर देखें तो लाहौर की जो संधि हुई थी कब हुई थी, इसको भी मैं लिख देता हूँ 1800 कब हुई थी फ्रेंड्स? 1846 में। ठीक है, 1846 में किनके मध्य हुआ था लाहौर की संधि? तो ये हुआ था अंग्रेजों और सिखों के मध्य, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें राज्य अपहरण नीति जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था 1800 कह सकते हैं 1848 से 54 तक, ये करीब 56 तक चला था, 54 तक जब तक इसका शासन था। तो ये 1848 इसको मान लेते, जिसमें सबसे पहला जो शिकार हुआ था वो 17 हुआ था महाराष्ट्र का। सहायक संधि कब स्टार्ट की थी? सहायक संधि 1798 मान के चलते हैं, चलो 1798 ये था। अब बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला कौन हुआ? तो सबसे पहला आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं 1784 है, यानी कि हमारा सबसे पहले 4 आएगा। उसके बाद 1784 के बाद 1798 यानी कि 2, और उसके बाद 46, तो ये कह सकते हैं कि 1846 तो कहाँ पे? 1846 3 नंबर पे आता है, उसके बाद 1, तो 4231 करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 4231 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे और यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो भी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किया, आप उस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी यूजफुल होगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है, प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करता हूँ क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ही डेफिनेटली पूछे जाएंगे, और मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 पार्ट कंप्लीट कराया था पर्यावरण से। जो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लिया, क्योंकि उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि पर्यावरण से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछेंगे। अगर पूछे गए तो आप उसको लॉजिकली सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का। तो प्रत्येक वर्ष जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करें कि भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराना बंदरगाह का नाम बताइए। तो सबसे पुराना बंदरगाह यहाँ पे कौन सा होगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, क्योंकि फ्रेंड्स इसको कोलकाता बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, और इसका हाल ही में एक जो कोलकाता बंदरगाह था, इसको 150वीं जयंती इसकी पूरी होने के उपलक्ष्य में, यानी कि 150 वर्ष का गांठ पूरा हुआ, इसके नाम पर बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंदरगाह के रूप में कर दिया गया, जो कि फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था, और ये भारत में सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। इसलिए ऑप्शन ए को टिक कीजिए। आप ये समझ के टिक करना कि कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, बस इसका नाम चेंज करके यहाँ पे लिखा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खादी और ग्रामोदय उद्योग अधिनियम को वर्ष में पारित किया गया था, यानी कि किस वर्ष में पारित किया गया था खादी और ग्रामोदय उद्योग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किसके दरबार में या फिर किस सम्राट के दरबार में भेजा था? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि जहांगीर। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि खालिस्तान का अर्थ है वह मामले जिन पर निचली अदालत में ले जाए बिना सीधा उच्चतम न्यायालय का विचार किया जा सकता है। इसका सीधा संबंध होगा ऑप्शन नंबर ए से, यानी कि मूल न्यायालय, मूल न्यायाधिकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म, जिसे फ्रेंड्स 2019 में बंद कर दिया था, इसे किस नाम से रिलॉन्च किया गया? तो आप सभी को पता है कि गूगल प्लस ऑलरेडी ये बंद किया जा चुका था और ये 2019 में की गई थी गूगल के द्वारा। तो अब आपको ये बताना है कि इसको हाल ही में लॉन्च किया गया, तो किस नाम से लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा गूगल करंट्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मैंने आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जिसमें मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराए थे लास्ट 6 मंथ के, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपके लिए बताया था, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के बारे में, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही है?
तो सबसे पहले एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि केवी कामत बैंक के प्रथम अध्यक्ष हैं। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि केवी कामत भारत के थे और ये इस बैंक के पहले अध्यक्ष थे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष जो कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रायोज है। ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपको कल भी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, इस टाइप के इसी सेम यही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग करके चेंज किया था। और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, संघाई में पड़ता है। ठीक है, और ये किन देशों का बैंक है, तो जिसमें ब्रिक्स, जितने भी ब्रिक्स में शामिल देश हैं 5 देश, उन्हीं का ये जो कि बैंक है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्गीस कुरियन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, वर्गीस कुरियन का संबंध पर्यावरण से संबंध नहीं था और इनका सीधा संबंध जो कि फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट्स करके बताएगा किससे था। ठीक है, तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट किया और जस्ट हम लोग बात करेंगे अब रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन 81 में क्या कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया गया, और सबसे पहला कथन ये कह रहा है कि कुछ थैले जेब हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि कुछ थैले, ये सबसे पहला एक थैला हो गया, और कुछ थैले यानी कि थैले का कुछ भाग जो वो जेब के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थैला और ये जेब। आगे क्या कह रहा है कि कोई भी जेब बंटवा नहीं है, यानी कि जेब का कोई भी भाग जो कि वो बंटवा नहीं है, यानी कि इन दोनों बीच कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये इसको मैं लिखता हूँ, ये बंटवा है। अब बात करते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ थैले बंटवा नहीं है, यानी फ्रेंड्स कि देखिए कुछ थैले यानी कि थैला और बंटवा इन दोनों के बीच कोई संबंध है ही नहीं, तो बिल्कुल करेक्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड निष्कर्ष देखें तो कुछ जेबें थैले है, तो कुछ जेबें यानी कि जेबे के कुछ भाग भी थैले के अंतर्गत आता है, तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे कि दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दालें अरहर और मूंग दाल के बीच संबंध बताना है। तो सीधा संबंध अगर हम देखें तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि ये दाल हो गया, और दाल के अंतर्गत ही फ्रेंड्स मूंग के दाल भी आते हैं और अरहर के दाल भी आते हैं, लेकिन ये दोनों में कोई भी संबंध नहीं होता। ये अलग चीज़ हुआ, ये अलग चीज़ हुआ, लेकिन दाल के ही तो जो कि रूप होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपके पास एक सीरीज दिया गया और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ये बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर जो का वो क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, 4 3 12, और यहाँ पे वापस 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 3 से 12 3 36। अगर हम इस पैटर्न को भी देखें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई है। तो सेम टू सेम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से मल्टीप्लाई होना चाहिए वही चीज़ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर का 13 आएगा, और वापस अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 13 आने का पॉसिबल बनता है। तो ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 13 बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन बी में हम टिक करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि रामदेव अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, तो चलिए इसको मैं दक्षिण की तरफ 40 मीटर ले चलता हूँ। ये दक्षिण में 40 मीटर चलने के पश्चात क्या करता है कि बाएं मुड़कर, यानी फ्रेंड्स इसके अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, तो लेफ्ट इधर इसका होगा, तो ये बाएं की तरफ मुड़ करके 10 मीटर चलता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उत्तर में मुड़ करके 20 मीटर चलता है, यानी कि ये इसका आधा चलेगा कि उत्तर की तरफ अगर जाता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये इसका आधा चलेगा, ये यानी कि 20 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि घर की ओर चलता है, तो हमें ये बताना है कि वह किस दिशा में है। तो हमें ये बताना है कि वह किस दिशा में है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ से किस दिशा में होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका घर जो यहाँ होगा वो किस दिशा में होगा, ये नहीं पूछ रहा है कि फ्रेंड्स वो कहाँ पे, यानी कि पहले वो किस लोकेशन पे, ये नहीं पूछ रहा है, उसके घर किस दिशा में होगा ये पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, घर की ओर चलता है तो आपको बताना है कि वह किस दिशा में है। घर की तरफ चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो आप बताइए कि वो किस दिशा में होगा। तो उत्तर पश्चिम, यानी कि ये इधर हम जाते हैं तो क्या होगा, उत्तर और पश्चिम डेफिनेटली करेक्ट है। ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं, उत्तर और पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जो मैप होता है वो पता होगा, ये आपका नॉर्थ और ये जो कि वेस्ट, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये क्या होगा, इधर अब जा रहा है तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया कि शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी 5 वर्ड दिए गए उनको आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाएंगे तो क्या होगा हमारा राइट आंसर।
तो सिंपल से अगर हम देखें तो सबसे पहला अगर यहाँ पे क्या बनेगा तो LEA तो सब में दिया गया, और उसके बाद अगर हम देखें तो D आता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम देखें तो D, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे पहले 5 आएगा, और 5 के बाद देखें तो D के बाद E आना चाहिए, लेकिन E नहीं है, उसके बाद F है, तो ये कह सकते हैं F फर्स्ट में दिया गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो बनने की चांसेस होती है फ्रेंड्स वो क्या बनेगा 5 1। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद देखिए K दिया गया, तो K का मतलब 4 में आएगा, और उसके बाद हमारा क्या आ सकता है, तो इसके बाद R हम कर सकते हैं, तो यानी कि R जो है वो 2। तो ये देखिए 4 5 1 4 2 लास्ट में 3, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास एक दिया गया, यहाँ पे पैटर्न दिया गया KHE, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिए गए B Y और V, उसके बाद यहाँ पे S और वाट, और लास्ट में M लिखा गया। हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझेंगे कि किस तरह से ये लिखा गया। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो ये आपका 5 होता है, ये 8 होता है, और ये 11 होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 के बाद 3 बढ़ाया गया, 5 3 8, 8 में 3 जोड़ा गया 11। उस तरह से इसमें भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स भी जो आता है इसमें आगे बढ़ाया गया, यानी सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे, यानी इस तरह से देखें तो ये घटाया गया, तो ये 2 होता है, और उसके बाद आप देखिए 2 के माइनस में 3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा Y, और उसी तरह से माइनस में 3 करेंगे तो जो कि V आएगा। ठीक है, यानी कि -3 यहाँ पर -3 हो रहा था, तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं। तो या फिर आप 3 बढ़ा लो, इधर से करोगे तो बढ़ाओगे, इधर से करोगे तो घटाओगे। तो M के बाद अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो M N O और यहाँ पे P, यानी फ्रेंड्स P आएगा आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ के P। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे, और राइट आंसर आप B को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 87 में क्या है कि आपके पास 4 पासे के फलक दिया गया, और हमसे ये पूछा है कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कई बार मैं बता चुका हूं कि आपको वो पासा पिक करने की कोशिश करना चाहिए कि जिसमें एक कॉमन हो। अगर हम पासे 3 और 4 को देखें तो वहां पे आप देख सकते हैं 3 और 4 पासे में 3 6 और 5 और 4 1 और 5 दिया गया। ठीक है, इसमें मैंने ये क्यों पिक किया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है, और ऐसा पिक करना काफ़ी ईजी होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5 को अगर मैं पिक करता हूँ, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 पिक करने के बाद क्या होता है कि आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो 5 के बाद हम 6 लिखेंगे और 6 के बाद 3 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेम टू सेम जिस पासे को हम लोगों ने पिक किया था, यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसके सामने आप 5 के 5 लिख दीजिए, जो भी कॉमन होता है उसके सामने लिखते हैं, और यहाँ से फिर से क्लॉकवाइज, इसके बाद क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, और 1 के बाद जो कि 4। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत आप देख सकते हैं क्या आया, 4 आया, तो राइट आंसर आपका होगा बिल्कुल करेक्ट 4। ठीक है, यानी ऑप्शन सी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सीरीज दिया गया, और इस सीरीज में हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो पैटर्न यहाँ पे देखिए क्या किया गया, यहाँ पे बहुत ही सिंपल, बस एक का पैटर्न को उठा करके देख लीजिए। 2 के बाद यहाँ पे देखिए 3, तो 3 के बाद यहाँ पे देखिए, यानी कि 2 के बीच में गैपिंग करना। ठीक है, 2 के गैपिंग, और यहाँ 3 के 4 के बाद यहाँ पे डेफिनेटली फिक्स है कि 5 आएगा, तो करेक्ट आंसर आप 5 को टिक कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपको ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट आंसर डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सिक्के दिए गए हैं, ठीक है, 2 निष्पक्ष सिक्के फेंके जाते हैं, और सबसे अधिक टेल आने की जो संभावना है वो क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम सिक्के फेंकते हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन जब 2 सिक्के फेंके जाते हैं तो उस पर भी हेड या टेल आने की संभावना है। यानी कि हम आ क्या सकता है, अगर पहले पासे पे हेड आता है तो हो सकता है कि दूसरे पासे भी हेड आए, ये एक संभावना बन सकता है। अगर पहले पासे पे हेड है तो दूसरे पासे पे हो सकता है कि टेल आ जाए। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम ये एक देखें, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और उसी तरह से हम देखें, अगर हो सकता है कि पहले पासे पे टेल है तो दूसरे पासे पे हेड आ सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों पासे पे टेल आ सकता है। यही होता है संभावना। जब 2 सिक्के को उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, तो वो 4 संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल टेल आएगा। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि सबसे अधिक टेल आने की संभावना क्या होगी। तो सबसे अधिक टेल देखिए क्या आ सकता है, या तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे टेल आ सकता है, एक यहाँ पे टेल आ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि 4 संभावना में से 3 संभावनाएं हैं कि जिसमें सबसे अधिक टेल आने की हो सकती है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो 3/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2020 को कौन सा दिन था। तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की बात की जा रही है। 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें इसके लिए कोड याद होना चाहिए, कैलेंडर का जो कोड होता है। तो सबसे पहले करते क्या फ्रेंड्स, 26 को 26 लिखते हैं,
और यहाँ पे आप ध्यान रखना होता है कोड को किस तरह से रखना है। यहाँ पे देखिए 2020 आपका एक लीप ईयर्स होता है। अगर लीप ईयर्स होता है तो उस कंडीशन में जो जनवरी का जो कोड होता है वो 0 ना होकर के 6 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो ठीक है, तो ये जनवरी का कोड कंप्लीट हुआ। उसके बाद शताब्दी को कोड देखते हैं, यानी कि 2000 के लिए कोड आएगा 19, 20 16, 17, 18, 19 और 20 जब आता है तो वापस यानी कि देखिए 6, 4, 0। ठीक है फ्रेंड्स, 600 से 1600 से लेकर 1699 तक के लिए 6 कोड होता है। उस तरह से आगे बढ़ेंगे 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 वापस आएगा। तो 2000 जब वापस आता है तो फिर उसके लिए भी कोड 6 आता है, यानी कि आपका यहाँ पर भी 6 होगा। क्लियर। जब शताब्दी का कोड हो गया तो हम ईयर्स को ज्यों का त्यों लिखते हैं। 20 ईयर्स है तो 20 ईयर लिखेंगे और उसके बाद हम 20 को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करके लिखते हैं। जब 4 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार में। आपके पास 5 टर्म्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5। ध्यान रहेगा हमेशा 5 टर्म्स आने चाहिए, तो आप समझिएगा कि ये सही है। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के लिए आप या तो सब इसके जोड़ करके 7 से डिवाइड कर लो या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको मान लीजिए 16 6 32, तो 32 का काम खत्म करेंगे 7 से तो 28 और 4 32 होता है, यानी कि 4 से बचा। 6 और 4 10 करेंगे तो आपके पास 1 खत्म हुआ तो 3 बचा। ठीक है, 3 और 20 और 3 कितना होगा 23, तो यानी कि फ्रेंड्स 2 आपके पास वापस बचा। और 5 और 2 7, 7 बाई 7 करेंगे तो 1, यानी कि फ्रेंड्स कोई भी शेष आपके पास नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी देखिए कोई भी शेष नहीं बचा ना, शेष कोई भी नहीं बचा तो 0 हुआ, यानी कि कोई भी शेष नहीं बचता। शेष बचता तो 1 मानते 2 मानते, लेकिन जब पूरा पूरा कट जाता है तो कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा डेज नहीं बचता, इसलिए 0। और 0 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास संडे। ठीक है फ्रेंड्स, 0 का मतलब संडे कोड होता है और 1 2 इसके बारे में मंडे ट्यूसडे इस तरह से बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, रविवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप ये चीज समझ चुके होंगे यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से इसको फाइंड आउट किया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि 2 कार, एक तो अल्टो है और एक स्विफ्ट कार है, 2 अलग अलग बिंदु यानी P और Q से चलना स्टार्ट करती है। यानी एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यानी कि इन दोनों के बीच यानी फ्रेंड्स एक यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है, एक इधर और एक इधर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P से चल करके अल्टो 6 घंटे 20 मिनट में Q तक पहुंचती है। अल्टो जब यहाँ से स्टार्ट करती है तो 6 घंटे 20 मिनट। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि 6 घंटे 20 मिनट को हम इसको क्या करते हैं कि टोटल घंटा में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 और इसको मैं करूँगा 60, तो ये आपका 3 18 19 बटे 3 घंटा ये हो जाता है। ठीक है, वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, 20 से 60 और 6 18 19। ठीक है, इतना घंटा हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। और ये फिर आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा था फ्रेंड्स कि और जो स्विफ्ट कार है Q से चल करके 4 घंटे 45 मिनट में P पर पहुंचते हैं। जब यहाँ से जो Q से स्टार्ट करती है जो स्विफ्ट कार है वो 4 घंटे 45 मिनट का समय लेकर के P तक पहुंचती है। इसको भी हम घंटा में चेंज कर ले तो देखिए 4 45 यानी 60 करेंगे तो 5 15 तिया 15 चौका 60, 4 चौका 16 3 19 बटे 4, ये आपका 19 बटे 4 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा था कि यदि ऑल्टो की कार जो फ्रेंड्स जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो ये है इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल दिया गया, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था और इसकी जो टाइम कितना लग रहा है वो 19 बटे 3 घंटा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूरी के क्या होता है समय गुने, जो कि कह सकते हैं चाल गुने समय। तो चाल देखिए आपके पास, जो कि फ्रेंड्स चाल तो हमें दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर और उसमें 19 बटे 3, यानी ये कह सकते हैं कि 20 से 60 होगा 20 गुने 19 और 19 दूना 38, 380 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। अब हमें क्या करना है कि देखिए जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी इसको भी कवर करना पड़ेगा। तो हम ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम इसकी चाल निकाल सकते हैं, यानी फ्रेंड्स इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तो उतना दूरी 380 किलोमीटर और इसके समय से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसके समय से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 ऊपर चला जाएगा और 19 दूना 38 और 40 दूना 80। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बस आपको कुछ समझना था इसमें पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला पॉइंट ये कह रहा है कि समानांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग 390 है और तीसरी संख्या 19 दी गई है, तो पहली संख्या क्या होगी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रश्न देखिए कैसे करना है। यहाँ पे हमें दिया क्या गया SN यानी फ्रेंड्स S10 की वैल्यू दी गई है, क्योंकि 10 संख्याओं का योग है। S10 की वैल्यू 390 दी गई है और हमें तीसरी संख्या पता है, जो थर्ड टर्म्स है वो 19 दिया गया।
तो हमें पहली संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हमें डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें एस एन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एस एन वाला फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एस एन का फार्मूला जो दिया गया तो n/2, तो n का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 10 रख सकते हैं क्योंकि 10 का योग हमारे पास ऑलरेडी दिया गया। तो मैं एस एन का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता होगा एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो n का मतलब 10 दिया गया और उसमें से -1 यानी कि 9d लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं कटा लेता हूँ 5 बार में और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको भी मैं क्रॉस करता हूँ, तो 19 दूना ये 78 यानी फ्रेंड्स 39 दूना 78 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, यानी आपके पास आ गया क्या 2a प्लस 9d, ये मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास T3 दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि T3 का मतलब a प्लस 2d, ये मैंने आपको कई बार बताया। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाए, दोनों के a की वैल्यू इक्वल हो जाए। ऊपर में तो 78 ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2a प्लस 9d, और नीचे आपका हो जाएगा 19 दूना 38 और ये 2a और प्लस में फ्रेंड्स जो कि 4d। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों समीकरण को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा कुछ कंडीशन इस तरह से हो जाएगा, ये खत्म और ये 0 और ये 4 और ये 5d। ठीक है, जब 5d का मतलब फ्रेंड्स d की वैल्यू 8 आएगी तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस 2d हमने जो ऑलरेडी निकाला है तो a की हम यहाँ पे d की वैल्यू रख देते हैं। तो चलिए इसको मैं d की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या होगा 19 और प्लस में a, हमें a तो निकालना है, इसको a छोड़ देता हूँ, और d का मतलब देखिए 8 आया तो 8 दूना 16 और 16 इसमें से घटा दूंगा यानी कि 19 में से 16 घटा दूंगा तो 3, तो कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू होगी वो कितना है 3। तो पहली संख्या यानी कि a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, a मतलब 3 आ गया। तो करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन a विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप अगर समझ गए होंगे तो ईजी होगा, अदरवाइज थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे एपी वाला चैप्टर को आप देख लीजिएगा, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से एपी के क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर दिया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, और नीचे फ्रेंड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस टाइप के जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप क्या करो कि खुद से कोई वैल्यू पुट करके इसके इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि a को मैं मान लेता हूँ -1 और b को मान लेता हूँ 1 और c को मान लेता हूँ 0। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस 1 और प्लस 0, तो राइट आंसर आपका 0 ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये वैल्यू है ये सेटिस्फाइड कर रहा है पहले ऑप्शन को, यानी कि पहले जो कंडीशन देगा उसको। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इस पर पुट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए a का मान हम -1 रखें तो यानी कि आपका ये प्लस में 1 हो जाएगा, उस तरह से ये आपका यहाँ पर भी +1 होगा, और ये 0 है तो सिर्फ और ये 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए बी का गुना करना यानी कि ये करेंगे तो -1, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी सी का गुना करना यानी कि सी इसमें आया तो सी जहाँ पर भी आया वो तो 0 होगा ही होगा, और फिर से सी है तो यहाँ पर भी फिर से 0 होगा। ऊपर में आपका 2 लेकिन नीचे में -1, तो ये कह सकते हैं कि -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आप चाहो कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, जहाँ पर भी ये वैल्यू को अगर सेटिस्फाई करता है वो डेफिनेटली आपका राइट आंसर -2 ही आएगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू को पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो कोई और वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर दिया रहता है 3, 5, 8, 12, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या 12, यानी कि 12 से अगर ये कटने वाला जो भी हम देखें तो 120 हमारा एलसीएम बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 12, 8, 5, 3 का एलसीएम जो कि 120 बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करते हैं कि 5 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या क्या होती है, आप कहोगे कि 3, 4, 1, 5, यानी कि फ्रेंड्स 5, 9 लिखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की। हम इससे क्या करते हैं 120 से इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि हम इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे और देखते हैं क्या आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बट्टे 96, ठीक है, यानी कि 960 लिखेंगे, और ये 9 और 3 ऊपर से उतरा एक 9, फिर से हम 12 × 36 यानी कि 360 इसको ले जा सकते हैं, ये आपका 3, और ये फिर से ये पर 9 होगा और ये 3 होगा, ऊपर से एक फिर से 9 उतरेगा, यानी 399 फिर से है तो आप 3 से फिर से ले जा सकते हैं 360, यानी आपके पास बचा कितना 39। अब आप मुझे ये बताइए फ्रेंड्स, सबसे अधिकतम संख्या तो 5 अंकों की यही है, और हमें 5 अंकों की ऐसी संख्या देखना है जो कि 120 से टोटल कटता हो। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 जो कि 39 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इतना में से जो हमारे पास 5, 9 है उसमें से क्या करते हैं कि 39 को एक्स्ट्रा जो है इसको घटा लेते हैं, यानी 06999। ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 120 से एग्जैक्टली कटती है,
ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि उसमें 2 शेष बचता हो। जब 2 शेष बचने का मतलब फ्रेंड्स इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। यही तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शंस आप देख सकते हैं सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि यही संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे अगर हम 3, 5, 8, 12 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में 2 शेष बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत जो दिया गया वो 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के मेथड तो और भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे शॉर्ट जो मेथड है वो आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो सीपी होगा वो वस्तु का क्रय मूल्य जो था 100 रुपया था, लेकिन यहाँ पे 25% का लाभ कमा रहे, तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि उस वस्तु को 125 रुपये में बेचा होगा। आप बात को समझिएगा, 100 रुपये में है और उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि 125 रुपये में उस वस्तु को बेचा है। अब इन दोनों का अंतर हम देख लेते हैं, यानी फ्रेंड्स इन दोनों का अंतर 25 का जो अंतर है वो कितना दिया गया, 210 के बराबर। ठीक है, लॉजिकली आप समझो 25 का अंतर 210 के बराबर है, तो हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो जब कह सकते हैं कि 25 का वैल्यू 210 के बराबर है तो 125 का कितना होगा, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 125 यानी 25 पाँच 125 और 210 को 5 से गुना करेंगे तो 21 पाँच 105, 01 बैठ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ चुके होंगे यहाँ पे मैंने किस तरह से किया है। आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो हम ये सबसे पहले ये मान लेते हैं कि उसका जो क्रय मूल्य था सीपी था वो 100 रुपये था। ठीक है, ये मान के चलिए। और आगे क्या कह रहा है कि इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 125 रुपये यहाँ पे तो हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि उस पर कुछ छूट देता है जो कि 16% का। तो 16% का छूट का मतलब फ्रेंड्स 16% यानी कि 84 और अपॉन में 100 लिख सकते हैं। और 25 चौका 100, 25 पचे 125 और ये 21 चौका 84, तो ये कह सकते हैं कि 5 गुने 21 105। ठीक है, 105 आता है। अब आप ये बताइए कि इसके और इसके बीच, या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसका वास्तविक लाभ कितना होता है। तो ये देखिए 100 था और ये 105 है, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5। ठीक है फ्रेंड्स, 5 यानी कि परसेंटेज निकालोगे तो 100 पे निकालोगे तो ऑब्वियसली जो कि 5% आएगा। तो ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे 5%। ठीक है फ्रेंड्स, चाहो आप कोई भी मेथड लगा लो, राइट आंसर आपका यही आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी 70 डिग्री और सी 30 डिग्री दिया गया। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज कुछ हमारा इस टाइप का मैं मान लेता हूँ कि ए हो गया, बी हो गया और ये सी है। बी जो दिया गया वो 70 डिग्री दिया गया और सी जो दिया है वो 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अब जब आप त्रिभुज समझ सकते हैं, चलिए सबसे पहले आगे हम बात कर लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ए डी और ए क्रमशः भुजा बीसी पर लंब और ए समद्विभाजक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे 2 लंब डाले जा रहे हैं। पहला तो एडी जो है, एडी तो लंब हो रहा है, क्रमशः दिया गया एडी और ए क्रमशः भुजा बीसी पर लंब, यानी कि एडी जो वो लंब है। ठीक है, एडी कुछ इस तरह से लंब डाला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लंब, और जो ए है वो क्या कर रहा है कि ए को विभाजित करता है 2 भागों में। तो ये आप ध्यान से समझिएगा, इस तरह से हो जाता है। ये इसको 2 भागों में डिवाइड करें, यानी कि एक भाग ये बनेगा और एक भाग ये बनेगा। ठीक है, एक चीज़ आप समझिए, हम अगर त्रिभुज ए बी सी को ध्यान से देखें तो ये 70 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, तो यानी कि 7 3 10 100 डिग्री तो हो गया। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम टोटल कह सकते थे, ये टोटल कितना हमारा फ्रेंड्स, टोटल आपका जो कि ये आपका होगा 80 डिग्री। जब 80 डिग्री ये हुआ तो ये जब 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, जब हम ए को बांटे तो ये आपका 40 ये होगा और ये आपका 40 होगा। इस बात को क्लियरली आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से करेंगे। अब ये जब लंब डाला है तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 7 और ये आपका 90 डिग्री है, 7 9 कितना होता है, 9 7 16, यानी कि 160 डिग्री। और त्रिभुज अगर हम इसको देखें ए बी, इसको मान लेते हैं कि पी। ठीक है, ए सॉरी पी नहीं, डी दिया था ना, ए डी, तो इसको मैं डी मान लेता हूँ। और देखिए इस त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग अगर हम देखें तो ये 2 कोणों का मिलाकर के 160 डिग्री बनता है। तो डेफिनेटली ये आप टोटल ये 40 डिग्री का था तो ये 20 डिग्री का होगा, ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री। ठीक है, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये टोटल आपका 40 डिग्री हो गया टोटल 80। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, डी ए ई का वैल्यू क्या होगा, यानी कि डी ए और ई आपका ई था, तो आपका यहाँ पे क्या है डी ए ई, ये कितना 20 डिग्री। तो ऑब्वियसली राइट आंसर आप डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 डिग्री।
तो फ्रेंड्स देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ चुके होंगे, इसमें आपको ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली आप इसको समझ करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुकेश के पास सोहन से दुगनी है, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि फ्रेंड्स उनके पास औसत धनराशि 110 रुपया हो तो मुकेश के पास कितनी है। देखिए जो लास्ट में सबसे पहले बात की थी उसको हम लोग लेते हैं। मान के चलिए कि मैं मान लेता हूँ कि मुकेश लास्ट में था ना, सॉरी लास्ट में पंकज था। ठीक है, तो चलिए इसको पंकज को लास्ट में लेते हैं। मैं मानता हूँ कि पंकज के पास 100 रुपये थे। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि जो सोहन है, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। तो ये कह सकते हैं कि सोहन जो होगा इससे 50% अधिक यानी कि 150 रुपया वो रखा होगा। ठीक है, और उससे बात करें कि जो मुकेश है इससे दुगनी रखता है, यानी कि ये जब 150 है तो ये इसकी 300 होगी। ये तो बात क्लियर होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं, तो हम ये इसको क्या करते हैं, रेशियो में तोड़ लेते हैं। अगर हम रेशियो में तोड़ेंगे तो अगर हम देखें 50 से ये कट जाएगा, तो ये देखिए फ्रेंड्स 50 से जो कटाते हैं तो ये 6 होगा और ये आपका 30 हो जाएगा, 50 ये 150 और ये 2 हो जाएगा। यानी हमारा जो रेशियो बनेगा वो 6 3 2 का रेशियो बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान के चलिए कि 6x + 3x और + 2x कि इन सभी की जो वैल्यू है, औसत दिया गया था आपके पास 110 औसत है, यानी कि 3 से गुना करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, औसत दिया गया था ना, कुल निकालने के लिए 3 से गुना। अब यहाँ पे 6 3 9 2 11, x की वैल्यू 110 गुने 3 और 11 से 11 आपका खत्म होगा, x की वैल्यू 30 आएगी। x की जो वैल्यू 30 आ गई तो आपसे पूछ क्या रहा है कि मुकेश के पास कितना है। तो मुकेश का रेशियो ये था, हम लोगों ने माना था, तो 6 गुने इसमें आप 30 कर लो, 6 × 18 180 रुपया करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। तो ध्यान से पढ़िएगा, मूलधन ब्याज जो हो रहा है वो जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 30% के बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मूलधन का 30% के बराबर ये आपका साधारण ब्याज होता है और हमें पता है कि SI = PRT होता है। तो R हमें तो पता नहीं है, लेकिन टाइम हमारे पास दिया गया 6 साल। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो रेट है वो क्या है। ठीक है, देखिए ये आपका सब के सब खत्म हो गया, ये आपका 5 हो गया, यानी R की जो वैल्यू होगी वो 5% निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से जब R की वैल्यू निकल जा रही है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तब ब्याज और मूलधन कितने समय में बराबर होगा। ठीक है, कितने वर्ष के बाद बराबर होंगे। तो बराबर का मतलब मानते हैं कि जो जितना ब्याज है, जितना मूलधन था उतना ही ब्याज लाना है। तो P और P मान लेते हैं दोनों तरफ। R हमारे पास 5 दिया गया और हमें यहाँ पे T निकालना है कि कितने वर्ष के बाद। तो बहुत ही सिंपल से ये आप कटाल सकते हो, ये आपका 20 होगा, यानी कि T का समय जो आप निकालोगे वो 20 होगा। कह सकते हैं कि 20 वर्ष के बाद साधारण ब्याज जो होगा वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर आप A को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 20 वर्ष। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और आगे कह रहा है कि तो दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने समय में करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, मान के चलते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है कि MDH, ठीक है, MDH और W आपने पढ़ा होगा, ये आपका फॉर्मूला होता है। उसी तरह से M1 मान लेते हैं, ये आपका M2 होगा, D2 होगा, H2 होगा और नीचे में आपका वर्क 2। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मानता हूँ कि कुछ व्यक्ति यानी कि पहले X व्यक्ति थे, ठीक है, X व्यक्ति जो थे वो किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते थे। यहाँ पे हावर के बारे में यानी कि घंटे के बारे में बात नहीं की है, उसके बारे में छोड़ देते हैं। काम आपके पास दिया गया था एक काम। उसी तरह से आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि तो दुगने व्यक्ति यानी फ्रेंड्स पहले X थे, अब यहाँ पे 2X हो जा रहा है। क्लियर, आगे में क्या कह रहा है कि कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि D हमें निकालना है, D2 निकालना है और उससे आधे काम को, यानी पहले एक काम था अब आधा काम हो गया 1/2, तो 2 ऊपर में चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए X से X खत्म, 2 दूना 4 यानी कि अब 3 बार में। तो कह सकते हैं कि D2 की वैल्यू जो कि 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है 3 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे और इस टाइप के जब भी प्रश्न है तो आप MDH वाले फार्मूले को लगा करके निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसी टाइप के और भी वीडियो आपको देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम आपके साथ दरोगा के एग्जाम्स तक मैंने बोला है तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस कराते रहूँगा, डोंट वरी। और बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।